Hello everyone, now today we are going to start with physical features of India and this is going to be a chapter number 2 of geography. चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो फिजिकल का क्या मतलब है। फिजिकल का मतलब होता है अपीयरेंस। फीचर्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंट्री इंडिया। ये तो इजी सी बात है, हमें समझ में आ भी गई है। तो अब हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, हम देखेंगे द अपीयरेंस ऑफ आर कंट्री, द प्रॉपर्टीज, द लैंड फॉर्म्स ऑफ आर कंट्री। ओके, तो अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को रीड करना। नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है विद वैरीड लैंड फॉर्म्स। अब आप बताओ आप किस काइंड के टेरेन में रहते हो, इन वॉट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो आप फैमिलियर होंगे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड्स, तो प्लेन लैंड से फैमिलियर होंगे। अगर आप हिली रीजन्स में रहते हो देन यू आर फैमिलियर विद द रफ टेरेन्स, विद माउंटेन्स एंड वैलीज, राइट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में प्रैक्टिकली सारे ही जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो हैं, जैसे कि माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी है, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। जो माउंटेन्स होते हैं ये आपके एकदम नॉर्थ में है ना, इंडिया में अगर बात करें। प्लेन्स माउंटेन्स के नीचे आते हैं, फिर प्लेन्स के नीचे प्लेट्यूज, डेजर्ट्स आते हैं, डेजर्ट्स के नीचे प्लेट्यूज आते हैं, फिर आइलैंड्स आते हैं। इनको लर्न करने का एक बहुत मज़ेदार तरीका है। आपके हाथों की 5 उंगलियाँ होती हैं ना, एक थंब होता है और ये आपका हाथ है, 1 2 3 4 5, है ना। तो आपका जो थंब होता है, थंब, ये आपका एकदम स्टार्टिंग का हो गया और ये होता है आपका माउंटेन, एकदम यूनिक, राइट, माउंटेन। उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो था माउंटेन्स के जस्ट नीचे आपके प्लेन्स आ गए, प्लेन्स के जस्ट नीचे आपके डेजर्ट्स आ गए, डेजर्ट्स के नीचे आपके प्लेट्यूज आ गए और प्लेट्यूज के नीचे आइलैंड्स आ गए। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब जो लैंड है इंडिया का डिस्प्लेस अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, बहुत सारे इंडिया में फिजिकल वेरिएशंस भी हैं। फिजिकल वेरिएशंस यानी कि लैंड फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। अगर जियोलॉजिकली बात करें, जियोलॉजी क्या होती है, अर्थ की स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं, है ना। तो अगर हम अर्थ की जियोग्राफिकल कंडीशंस को पढ़ते हैं तो उसे हम जियोलॉजी कहेंगे। तो जियोलॉजिकली मतलब जो अर्थ की स्टडी करी गई तो उसके अकॉर्डिंगली ये पता चला कि पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, ये एक बनाता है ओल्डेस्ट या एंशियंट लैंड मास। ये एकदम सबसे पुराना लैंड मास है ऑफ द अर्थ सरफेस और ये माना जाता है कि एक बहुत स्टेबल लैंड ब्लॉक है ये। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना है और इंडिया में तो ये आपका पूरा साउथ जो है इसका ही बना हुआ है और इतने समय से ये कुछ बदला नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और ये इंडिया का ही नहीं बल्कि ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड का एक बहुत पुराना लैंड मास है ना, एक बहुत पुराना लैंड मास है ये वर्ल्ड का। और अभी जो हिमालयाज़ हैं और नदर्न प्लेन्स हैं ये सब तो रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी ये अनस्टेबल जोन बनाता है हिमालय। क्यों? क्योंकि देखो इसकी हाइट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत कम कम बढ़ती जा रही है लेकिन बढ़ रही है, वो हमें नोटिसेबल नहीं है। लेकिन जो प्लेट्यूज़ हैं इनकी तो कुछ ना हाइट बढ़ी ना विड्थ बढ़ी, ये वैसे ही हैं और अपनी जो इनकी एफिशिएंसी है उसको मेंटेन किए हुए हैं। कैसे होते हैं प्लेट्यूज़, मैं आपको ये भी शो करती हूँ। प्लेट्यूज़ को हम टेबल टॉप लैंड भी कहते हैं। ये टेबल टॉप लैंड होता है, जैसे पुडिंग होती है ना, आपने देखी है, तो इस तरह से ये होते हैं, यहाँ से यूँ टॉप से और इस तरीके के होते हैं ये।
टेबल टॉप लैंड बनाते हैं। और यहाँ की बड़ी अच्छी डार्क सॉइल होती है जहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा उगता है। सो महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक तो ये होते ही हैं, है ना। सो जो होल माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, ये एक यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है विद हाई पीक, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो उससे खूब डीप वैलीज और हाई पीक्स और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं। वाइल जो नदर्न प्लेन्स हैं ये किसके बने हैं? एलुवियम डिपॉजिट्स के। तो देखो इसका भी एक बड़ा अच्छे से मैं आपको समझा सकती हूँ। ये आपके माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स बन गए थे जब माउंटेन्स बने थे। माउंटेन्स के बनने के बाद ये जो रीजन था ना, ये वाला, ये ट्रायंगुलर शेप्ड रीजन जो है, ये इस तरीके का जो ट्रायंगुलर शेप्ड रीजन बन रहा है, ये वाला जो रीजन था तो जो नदियाँ यहाँ से बह रही थी वो यहाँ आकर के उनकी जो स्पीड थी, स्लोप से जब वो उतर रही थी तो जो उनकी स्पीड थी वो कम हो गई। और जब स्पीड कम हुई तो उन्होंने अपना जो सारा मटेरियल लेके आई थी, अपने साथ सॉइल वगैरह लेकर आई थी, वो यहाँ इकट्ठी कर दी और ख़ुद आगे बढ़ गई। तो यहाँ जो उन्होंने इकट्ठा किया वो थी एलुवियम सॉइल। और ये जो एलुवियम सॉइल है, यही आपकी जो प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है। जो पेनिनसुलर प्लेटू है एक किसका बना है? इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना है और इसमें हल्की सी राइजिंग हिल है विद वाइड वैलीज। ओके, अब फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम देखते हैं अर्थ के। तो ये हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन है, हिमालयाज़ हैं, नदर्न प्लेन्स हैं, फिर पेनिनसुलर प्लेटू एंड डेजर्ट्स है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं। आप देखो जो हिमालयाज़ है सबसे ऊपर आएगा, फिर नदर्न प्लेन्स आएंगे, फिर थर्ड नंबर पे डेजर्ट्स आएगा, फिर पेनिनसुलर प्लेटू आएगा, है ना, कोस्टल प्लेन्स आएंगे, फिर आइलैंड्स आएंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें, वैसे तो कोई सीरीज़ में नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे ये, जैसे आपका मान लो ये इंडिया मैंने बनाया है, वैसे तो मुझसे कुछ अच्छा सा बना भी नहीं है ये, बट ये ऐसे मान लो ये इंडिया मैंने बनाया है ना। तो ये जो पार्ट बना है ना, ये क्या बना है मेरा? ये मेरा बना है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। तो ये एक जो ऑर्डर है इसमें एक ध्यान रखना है कि आपके पास सबसे पहले तो हिमालयाज़ आ गए, फिर नदर्न प्लेन्स आते हैं, उसके बाद आपके पास इंडियन डेजर्ट्स आएंगे, फिर प्लेटू आएगा, उसके बाद आपके पास जो ये ऑर्डर है यही रहेगा, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं हिमालयन माउंटेन से। ठीक है, अब जो हिमालयाज़ हैं जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। जियोलॉजिकली यंग यानी कि मतलब ये अभी अभी बने हैं, इस वजह से इनको जियोलॉजिकली यंग बोला गया है। सो स्ट्रक्चरली फोल्ड का मतलब है कि आपके पास देखो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो ऊपर से इस तरह के माउंटेन्स होते हैं ना, जो फोल्डेड होते हैं ऊपर से हल्के से, सो उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब जैसे ये वेस्ट से आपके ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, फैले होते हैं। फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, तो वेस्ट में आपकी आ जाती है इंडस रिवर और ईस्ट में आ जाती है ब्रह्मपुत्र। तो इंडस रिवर से, इंडस से ब्रह्मपुत्र या वेस्ट से ईस्ट ये चलते हैं। द हिमालय रिप्रेजेंट्स द लॉफ्टीएस्ट, सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ठीक है, तो ये बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो बैरियर्स होते हैं, एक सेकेंड, बैरियर्स होते हैं आपके एक तरह से जो रुकावट पैदा करें। तो आपको पता है, जैसे अगर मैं आपको इंडिया का ना, देखो ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपके हैं सारे माउंटेन्स ना, हिमालयाज़ वाले। तो अब यहाँ से देखो चाइना है, यहाँ से पाकिस्तान है, बहुत सारे इसके और नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, उन सब से ये इंडिया को बचा के रखता है ना। ये इतना ऊंचा है और ये इतना ज़्यादा आप कह सकते हो रग्ड है कि इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है
और ये नेचुरल बैरियर्स की तरह हमारे अर्थ में, हमारे इंडिया में ये एक तरह से काम करता है। ये एक आँख बनाता है। आँख यानी ऊपर से इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके की है, आँख बनाती हुई इसकी ये ऐसी आँख बनाता है। एक सेकंड में आपको शो करती हूँ। आँख होता है ऐसा कर्व। तो आप यहाँ देखो ऊपर से ये नॉर्थ में है, एक ऐसा कर्व बना रहा है। ये कर्व बना रहा है से मतलब कि इसकी चोटियाँ कर्व नहीं बना रही हैं, इसका जो स्ट्रेच है ना ये यहाँ से अलग फैला हुआ है। तो देखो एक कर्व आर्क बना रहा है। आर्क यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है। ये जो आर्क है ये इस तरह की आर्क है ना। तो ये एक आर्क बना रहा है। कितने की आर्क बना रहा है? आलू लेगी तू? ठीक है, तो ये आर्क होती है एक इस तरीके का कर्व। तो आपने देखा कि ये ऊपर से मतलब नॉर्थ में किस तरह से कर्व सा बना रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है। ये इसका जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक ये जो कवर कर रहा है डिस्टेंस ये है 2400 किलोमीटर। से ये भी हमें पता चलता है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो विड्थ है वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसकी विड्थ है ये 400 किलोमीटर तक का वेरिएशन कश्मीर में करती है और 150 तक का वेरिएशन ये अरुणाचल प्रदेश में करती है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन, ऑल्टीट्यूड यानी हाइट्स में जो वेरिएशन है तो अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में ज़्यादा है देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ठीक है, सो जो हिमालयाज़ है ये 3 पैरेलल रेंजेस को कंसिस्ट करता है जो कि लॉन्गिट्यूड में एक्सटेंडेड हैं। मतलब ईस्ट से वेस्ट में है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया ना वो। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो किस तरह से है, देखो ये आपकी बनते हैं ग्रेट हिमालयाज़, फिर आते हैं शिवालिक्स, फिर आते हैं एकदम आउटर हिमालयाज़, है ना। तो जो शिवालिक्स हैं ये आप देख सकते हो ये आउटर मोस्ट रेंज बना रहे हैं। यहाँ ग्रेट हिमालयाज़ है और बीच में आपके आते हैं इनर हिमालयाज़, राइट। सो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री। ये क्या है, ये कंटिन्यूस रेंज है और बहुत लॉफ्टीएस्ट पीक भी है ये विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स। उसके बाद इसके फोल्ड्स जो हैं ग्रेट हिमालयाज़ के एसिमेट्रिकल हैं और जो कोर है इसका हिमालय का वो ग्रेनाइट का है। ये पेरेनियली मतलब पूरे साल स्नो बाउंड रहता है और कई सारे ग्लेशियर्स हैं जो यहाँ से बहते हैं। उसके बाद आपके आते हैं हिमाचल हिमालयाज़ जिन्हें हम लेसर हिमालयाज़ भी कहते हैं। और ये जो हिमालयाज़ होते हैं ये रग्ड माउंटेन सिस्टम्स होते हैं और इन्हें हिमाचल या लेसर हिमालयाज़ कहते हैं। ये जो रेंज होती है ये कंपोज्ड होती है, बनी होती है हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। कॉम्प्रेस्ड यानी एकदम दबी हुई जो प्रेशर्ड रॉक्स होती हैं एंड ऑल्टर यानी जो चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती हैं। तो इनका जो ऑल्टीट्यूड है ये कम हो गया है। अब देखो ये 3700 से 4500 मीटर्स तक के होते हैं और इनकी जो एवरेज विड्थ है वो है 50 किलोमीटर्स। जो पिर पांजल रेंज है ये एक लॉन्गेस्ट एंड एक इम्पॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे। फिर धौलाधर रेंज आती है, महाभारत रेंज आती है, कुछ प्रोमिनेंट वंस हैं। अभी जो रेंज है कंसिस्ट करती हैं फेमस वैलीज़ को, जैसे कश्मीर हो गया, कांगड़ा कुल्लू वैलीज़ हो गई हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, सो दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की वो शिवालिक्स है। ये एक्सटेंड करते हैं ओवर द विड्थ ऑफ, ये आप देख सकते हो 10 to 50 किलोमीटर्स और इनका जो ऑल्टीट्यूड हाइट में वेरिएशन है वो है 900 से 1100 मीटर्स तक का। अब ये जो रेंजेस हैं ये कंपोस्ट हैं, बनी है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट की, मतलब सेडिमेंट रॉक्स की बनी हुई हैं। तो जो रिवर्स हैं ये सेडिमेंट्स को लाती हैं और इकट्ठे होकर के हिमालय रेंज बनाते हैं।
सो यहाँ पे लिखा है दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। तो नॉर्थ से आते गए और इकट्ठे होते गए और एक पीक बनाते गए। हाँ, तो ये जो रेंजेस होती हैं ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की होती हैं जो कि रिवर्स लाती हैं फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड टू फर्दर नॉर्थ से लाती हैं और यहाँ पे डिपॉजिट करती जाती हैं और ये बनाते हैं आपके हिमालयाज़। ये वाले जो होते हैं ना इनको बनाते हैं। अभी जो वैलीज़ होती हैं ये किससे कवर्ड होती हैं? विथ थिक ग्रेवल्स एंड अलूवियम। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज़ एंड शिवालिक्स, तो उनके बीच में कई सारी वैलीज़ हैं। जो वैलीज़ हैं किससे कवर्ड है? ग्रेवल से और अलूवियम से। तो ये जो वैलीज़ हैं इनके कुछ नाम है देहरादून, कोटली दून, पतली दून। सो दून्स इनमें इनको बोला जाता है, वेल नोन दून्स हैं ये। अब इनके लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा इनके कुछ रीजनल नेम भी हैं, है ना। कुछ रीजन्स के आधार पे इनको नाम दिया है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब अगर हम बात करें इनके रीजनल नेम्स की तो कुछ रीजनल नेम्स भी हैं इनके जिनसे ये जाने जाते हैं। अब ये जो डिविजन्स हैं हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज़। फॉर एग्जांपल जब पार्ट ऑफ हिमालय, वो हिमालय का पार्ट जो कि इंडस और सतलुज के बीच में हो, तो इंडस रिवर आपकी ये, अब जो मेरे को दिखेंगी वो मैं आपको बता दूंगी। इंडस रिवर ये है, सतलुज ये है, तो उसके बीच में जो आपके हिमालयाज़ आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालयाज़ कहते हैं। सो उन हिमालयाज़ को हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज़, ठीक है। पंजाब हिमालयाज़ इनको बोलते हैं और इनको कश्मीर हिमालयाज़ या हिमाचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपके आते हैं हिमालयाज़ जो कि सतलुज और काली के बीच में है। तो सतलुज और काली रिवर के बीच में आपके कुमाऊँ हिमालयाज़ आते हैं। ये कुमाऊँ हिमालयाज़ यहाँ बने हुए भी हैं। कहाँ थे? एक सेकेंड में आपको देख के बताती हूँ। तो अगर हम इस मैप में देखें तो हमारे पास ये आ जाती हैं कुमाऊँ हिमालयाज़, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है महाभारत रेंज, ये है काली रिवर, है ना। ये है सतलुज रिवर, ये है हमारे पास, ये हमें तो मिल ही गया जो हमें देखना था, पंजाब हिमालयाज़ भी आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अभी जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी थी, तो यही बात है ना। उसके बाद आपके ये तो हो गया सारा। कुमाऊँ हिमालयाज़ हमने देखा सतलुज और काली के बीच में आ गए। फिर काली और तीस्ता के बीच में कौन से आते हैं? नेपाल हिमालयाज़ आते हैं। उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच में हमारे असम हिमालयाज़ आते हैं। सो देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। यहाँ पे भी और आप नेम्स देख सकते हो। फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आखिर में ब्रह्मपुत्र मार्ग जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से बहती है तो वहाँ एंड हो जाता है माउंटेन्स का। वहाँ पे जो माउंटेन्स आते हैं हम ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन्स या बाउंड्री ऑफ हिमालयाज़ कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो ये एक बेंड होता है यहाँ पे माउंटेन्स का। तो ये जो बेंड होता है इसे हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं, इसे हम कहते हैं दिहांग गॉर्ज। So beyond the Dihang Gorge, the Himalaya bends sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. और इनको हम कहते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयाज़, ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स। ये जो हिल्स होते हैं रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। तो ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स के बने होते हैं, है ना, विद सेडिमेंट्री रॉक्स। सो ये जो हिल्स होते हैं रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये किसके बने हैं? स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन रॉक्स के बने हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। और ये किससे कवर्ड है? डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस, ये पैरेलल रेंजेस की तरह रन करते हैं। एंड वैलीज, द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स। तो ये हिल्स हैं जो आपको याद रखनी है। मणिपुर हिल्स, मणिपुर में नागा हिल्स, नागालैंड में पटकाई हिल्स, मिज़ो हिल्स, ये भी आपको याद हो जाएंगे, मिज़ोरम में है। ओके,
तो ये आपको एक मीज़ो हिल्स की फ़ोटो दिखाई, आप देख सकते हो कितना ग्रीनरी है इस मीज़ो हिल्स में और कितनी सुंदर है ये, है ना। तो एकदम वादियों से घिरी हुई है ये, बहुत सुंदर है ना। उसके बाद आते हैं नदन प्लेन्स। द नदन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स। 3 मेजर रिवर्स है जिनके इंटरप्ले से, यानी जो कंबाइन होकर के ऐसा फंक्शन करती है जो नदन प्लेन्स बनाते हैं। वो 3 रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ही छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज यानी बटी हुई नदियाँ। अब ये जो प्लेन्स हैं ये किसके बने हैं? अलूवियम सॉइल के बने हैं। इनका जो डिपोजिशन ऑफ अलूवियम इन द वास्ट बेसिन लाइन एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। देखो ये आपकी है हिमालयास, ये हिमालयास का है फुटहिल, ये फुटहिल है यानी कि एकदम उसका पैर का एकदम तला है और यहाँ पे इसके पैर के तले पे बन रहा है एक बेसिन, इसे हम बेसिन कहते हैं। जो इस तरीके का आकार बन रहा होता है ना, ये बेस इस तरह का नहीं, सॉरी इस तरीके का, तो ये बेसिन बनता है। अब ये जो बेसिन होता क्या है ना कि जब रिवर यहाँ से बहती आती है तो उसका फ्लो यहाँ आते आते थोड़ा कम हो जाता है और जैसे वो कम हुआ तो यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है अलूवियम सॉइल का और नदी यहाँ से धीरे से भाव में बह जाती है। जो डिपोजिशन है एलुवियम का सब इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। तो एक फर्टाइल प्लेन बनता है ये और इसका एरिया क्या है जिसमें ये फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जो प्लेन्स हैं ये कितने किलोमीटर लंबे हैं? तो 2400 किलोमीटर्स लंबे हैं और 320 किलोमीटर्स ब्रॉड हैं। डेंसली पॉपुलेटेड है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ की। यहाँ पे पहले बहुत अच्छी ग्रीनरी थी पर अब वो ख़त्म हो गई है यहाँ पे, क्योंकि जब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो 1947 के आसपास के समय पर, तो उस समय पर ये बड़ी एक रिक्वायर्ड की चीज़ थी कि किसी भी तरह से लोगों को रहने के लिए घर वगैरह दिया जाए। भारत पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तानी इंडिया में सेटल हुए थे, तो जो इंडिया में सेटल हुए थे वो रेफ्यूजीज़ जो थे उनको घर बसवाने के लिए जो सिटीज़ थी वो बनाई गई और जो फॉरेस्ट एरिया था इन एरियाज़ के आसपास उनको काटना पड़ा था। सो यहाँ पे क्या है? अच्छी सॉइल कवर है विद एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट और ये एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। खूब यहाँ प्रोडक्शन होता है। ये पंजाब वाला रीजन ही है ना। तो यहाँ देख सकते हो ये सब पंजाबीज़ भी हैं यहाँ पे, तो ये पंजाबी लोग हैं कैसे खेती बाड़ी पे काम करते हैं, ये दिखाया गया आपको इस पिक्चर की हेल्प से। तो जो नदन प्लेन है ये किस में ब्रॉडली डिवाइडेड है? अगर हम नदन प्लेन्स का डिवीज़न करते हैं तो नदन प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन वो डिवाइडेड हैं। नदन प्लेन्स को हम पंजाब प्लेन, उसके बाद तो गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, इन तीन में बांटते हैं। तो पंजाब प्लेन क्या है? सो द वेस्ट पार्ट ऑफ द नदन प्लेन। अगर हम नदन प्लेन्स की बात करें, जैसे हमारे नदन प्लेन्स ये हैं, मैप में देखते हैं, ये हमारे नदन प्लेन्स इधर आते हैं। ये आपका पूरा नदन प्लेन्स वाला रीजन है। अभी जो नदन प्लेन्स वाला रीजन है इसका एकदम वेस्ट वाला पार्ट, सो ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन, इसको हम पंजाब प्लेन कहते हैं। ये किसका बना है? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ का बना है। जो लार्जर पार्ट है इस प्लेन का ये पाकिस्तान में चला गया है। जो पंजाब प्लेन है इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा है वो पाकिस्तान में, यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इधर चला गया है। तो अब आगे इधर क्या बोला जाता है कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ है झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास। तो देखते हैं हम, हमें ये दिख भी सकती है, हाँ ये रही ना इंडस, ये रही मेन रिवर है, अभी डिवाइड हो गई। इंडस रिवर है ना, झेलम, रवि, सतलुजी, झेलम, रवि, ब्यास। तो झेलम, रवि, ब्यास ये सारी जो रिवर्स हैं ये सब इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज़ हैं, चेनाब ये सब। और ये जो सेक्शन है ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय डोआब्स। तो ये जो सेक्शन है इस प्लेन का है ना, ये
इस प्लेन में आपको डोआब्स मिलते हैं। डोआब यानी कि दो आब यानी दो नदियाँ, दो नदियों से घिरे हुए रीजन है ये। पंजाब एक ऐसा रीजन है जो 5 नदियों से घिरा हुआ है। तो डोआब का मतलब है टू, वर्ड से जुड़ा है, दो मतलब टू, आब मतलब वाटर, इसे से पंजाब मतलब पंच प्लस आब 5 रिवर वाटर। उसके बाद अगर हम बात करें गंगा प्लेन की, जो गंगा प्लेन है ये बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर है। तो घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में गंगा प्लेन आता है। तो मैं मैप में कोशिश करती हूँ आपको लोकेट करवाऊँ, अगर दिखेगा तो ये रहा हमारे पास घाघर एरी, घाघर ये रही, और तीस्ता मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। तो घाघर हमने देख लिया है, और मुझे तीस्ता रिवर मैप में साउथ में तो होगी नहीं, यहीं होगी, तो नज़र तो मैप में मुझे नहीं आ रही है तीस्ता रिवर। कोई नहीं, हम ये समझ सकते हैं। आप, ये आपका होमवर्क है, आप मेरे को तीस्ता रिवर बताएंगे कहाँ ये लोकेटेड है। वैसे तो आप सबको पता है ये गंगा के पास ही है ना, लेकिन फिर भी मैप में नहीं शो हुआ, तो आप मैप से देखेंगे और आप बताइए कि आपने देखा या नहीं देखा। ये आपका वर्क है। ओके, सो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में आपका आ गया ये गंगा प्लेन। अभी जो गंगा प्लेन है इसमें आपकी कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, इसकी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स आती हैं, हरियाणा, यूपी, झारखंड, बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल। सो हरियाणा हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कुछ हिस्सा झारखंड का भी आ जाता है, और वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। तो ईस्ट का वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये सब भी आ जाते हैं, बिहार वगैरह। और असम जो है ये पर्टिकुलरली बनाते हैं आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो असम को आप ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोल सकते हो। अब जो नदन प्लेन है इनको कहा जाता है कि ये फ्लैट लैंड है विद नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं है इनमें, इन इट्स रिलीफ। तो उसके रिलीफ में माना जाता है कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स, जो नदन प्लेन है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 रीजन्स। जो रिवर है आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन से ये जब डिसेंड होती हैं, बहती हुई जाती हैं, तो ये अपने पेबल्स को डिपॉजिट करती है। तो देखो ये क्या हुआ, माउंटेन से बही, है ना, उसके बाद ये पेबल्स को डिपॉजिट किया यहाँ पे। अब जब इन्होंने खूब सारा पेबल्स यहाँ डिपॉजिट किया, तो जैसे ही जब शिवालिक्स देखो बाहर के आउटरमोस्ट है, तो जो भी आएगा वो आउटरमोस्ट से निकल के ही प्लेन में आएगा। तो आउटरमोस्ट शिवालिक से निकल के वो प्लेन में आया। अब जब वो प्लेन में आया तो प्लेन में सबसे पहले तो उसने अपने एलुवियम को छोड़ा उस जगह पे। अब जब वो एलुवियम को छोड़ेगी रिवर उस जगह पे, तो उस जगह पे क्या बन जाएगा, उस जगह पर आपकी रिवर्स डिसअपियर हो जाएंगी और आपको केवल और केवल सॉइल ही दिखेगी। सो रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट्स पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर विड्थ। तो 8 to 16 किलोमीटर विड्थ की चौड़ाई पर वो अपने जो नैरो बेल्ट पे पेबल्स को फैलाती हुई जाती है टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। शिवालिक से उतरते ही जब वो प्लेन पे आती है तो वो अपने जो सारा पेबल्स हैं उनको डिपॉजिट करती है। और इस रीजन को हम भाबर बोलते हैं। ये भी नदन प्लेन के ही हिस्से हैं, हम जो इनके जियोग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंगली इन्हें बांटते हैं। अभी जो स्ट्रीम्स हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं बाबर बेल्ट में। अभी जो है ना साउथ ऑफ दिस बेल्ट, बाबर बेल्ट में स्ट्रीम डिसअपियर्स हो गई क्योंकि जो सारा पानी है वो पेबल्स ने सोख लिया। लेकिन उसके बाद ये जो स्ट्रीम्स है ये फिर रिमर्ज होती है, फिर से ये दिखती हैं और एक ये क्रिएट करती हैं, बनाती हैं वेट स्वाम्पी मार्शी लैंड, गीला तराई रीजन कहते हैं जिसे हम। थोड़ा तरल होता है, गीला होता है, स्वाम्पी होता है, और यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट रीजन इसको बोलते हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जो फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल द माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को यहाँ पे, पाकिस्तान के जो लोग थे उनको यहाँ सेटल किया गया। जो लार्जेस्ट पार्ट है नदन प्लेन का, इस जो लार्ज सबसे बड़ा नदन प्लेन का हिस्सा है वो ओल्डर एलुवियम का है। ओल्डर एलुवियम क्या है, देखो सबसे पहले तो भाबर आया, ठीक है, भाबर यहाँ पे था, उसके बाद तेरई आया, फिर ओल्डर एलुवियम रीजन जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पुरानी सॉइल है उसको छोड़ देती है जो रिवर है वो अपने किनारों पे।
सो इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। टेरेस लाइक यानी सीढ़ियों जैसा फीचर बनाती है ये। इसमें इसको हम भांगर रीजन कहते हैं। जो सॉइल है इस रीजन में ये कंटेन करती है कैल्शियरियस डिपॉजिट्स को। कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं उन्हें। अब जो न्यूअर और यंगर डिपॉजिट है फ्लड प्लेन्स का वो कहते हैं खादर। तो पुराना हो गया भागर, फिर नया हो गया खादर। अभी जो खादर है ये बड़ा अच्छा फर्टाइल होता है और इस वजह से ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में किया जाता है। हम पेनिनसुला प्लेटू से पहले देखेंगे इंडियन डेजर्ट्स को। ठीक है, तो अब देखो इंडियन डेजर्ट्स क्या है। ये लाई करते हैं टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अगर हम देखें मैप में तो ये अरावली हिल्स है। इनके वेस्ट में आपके पड़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है, ये आपके पड़ते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। राजस्थान वाला रीजन यही वाला होता है ना। सो ये आपके होते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन। सैंड से भरा हुआ है, पूरा कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं सैंड के पहाड़ जैसे छोटे छोटे। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। बहुत कम रेनफॉल आती है, बिलो 150 mm पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट या सूखा क्लाइमेट होता है जहाँ कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, कल्टीवेबल लैंड नहीं होता है। विद लो वेजिटेशन कवर्स स्ट्रीम्स अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में कुछ नदियाँ या स्ट्रीम्स आ जाती हैं। सून दे डिसअपियर, क्योंकि पानी इतना नहीं होता है कि वो सी में जा सके। लूनी इज़ ओनली रिवर इन दिस रीजन। एक रिवर है इस रीजन में जिसका नाम है लूनी। ठीक है, उसके बाद ये मोर प्रोमिनेंट है नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। तो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में जो आपके यहाँ पे पड़ते हैं ना, बीकानेर साइड में, जैसलमेर, थार डेजर्ट वगैरह, ये सब कहाँ पड़ते हैं? इधर ही तो पड़ते हैं। ये आपका पाकिस्तान है, ये इंडिया। तो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे ये पड़ते हैं, है ना। वही रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए गलती से। इफ़ यू विज़िट जैसलमेर यू मे गो टू सी द बर्चांस। बर्चांस क्या होते हैं? देखो बर्चांस होते हैं कि आपके, एक सेकेंड में आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये बर्चांस क्या है? ये है क्रिसेंट शेप डून्स। क्रिसेंट होते हैं आधा मून जैसा डून। मैं पिक्चर्स की सर्च करी बट मुझे मिली नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये मान लो आपका डेज़र्ट है, ये डेज़र्ट है, तो यहाँ पे एक चांद जैसे ये मिट्टी का आकार, जो मिट्टी है ना ये ऐसे इकट्ठी हो जाती है, चांद जैसा आकार बना लेती है, क्रिसेंट मून बना लेती है ना। अब हम आगे देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। अभी नहीं, अब हम प्लेट्यूज देखेंगे ना। जो पेनिनसुला प्लेट्यू है एक टेबल लैंड है जो कंपोज से बना है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का। क्रिस्टलाइन होती है क्रिस्टल जैसी रॉक्स, हार्ड इग्नियस रॉक जो हमने देखा मैग्मा वाली, और मेटामॉर्फिक रॉक जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंतर्गत बहुत हार्ड हो गई है। और इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग इन द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड था ना, अभी ये क्या था? देखो आपकी जो इंडिया का साउथ का पार्ट है ये गोंडवाना का लैंड है। गोंडवाना लैंड क्या था? एक तरीके का लैंड था, इसको याद रख लो। इस पर भी मैं आपके लिए एक जो मैं थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट लाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी, बट वो अभी नहीं आएगा। वो वीडियो आपको अक्टूबर में ही आएगा। हाँ, अभी नहीं आ सकता क्योंकि अभी जो है टॉपिक से हट के नहीं हम बता सकते। तो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ कवर होंगी तभी हम ये सब थ्योरी वोरी लाएंगे, राइट। तो जो प्लेट्यू है इसमें क्या है? ब्रॉड शैलो वैलीज़ हैं और राउंडेड हिल्स हैं। तो बड़ी बड़ी शैलो वैलीज़ हैं और राउंडेड हिल्स हैं, गोल गोल हिल्स हैं। ये जो प्लेट्यू है इसमें प्लेट्यू भी दो तरीके का हो गया, मतलब प्लेट्यू के दो ब्रॉड डिविजन्स हैं। एक है सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेट्यू। तो मैं आपको सेंट्रल हाईलैंड दिखाती हूँ। ये है आपका ये वाला सेंट्रल हाईलैंड, है ना, और ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। सो देखते हैं हम कि इन दोनों में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। जो डेक्कन प्लेट्यू है इसको अभी हम देखते हैं।
सेंट्रल प्लेटू देखेंगे, सेंट्रल हाईलैंड, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर हमारी ये रही, तो ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है ना, ये आपके आता है डेक्कन प्लेट्यू। इसको हम देखते हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो ये होता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन सेंट्रल हाईलैंड होता है, ठीक है। सो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में कवरिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू ही है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड में आपका जो मालवा प्लेटू है उसमें आपका सेंट्रल हाईलैंड आता है। अब जो विंध्या रेंज है ये किससे कवर्ड है, किससे घिरी हुई है, सतपुरा रेंज से फ्रॉम द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ। तो इसके सतपुरा रेंज विंध्या जो है इसके विंध्या के साउथ में तो सतपुरा रेंज आती है और इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स आते हैं। तो आप देख सकते हो ये विंध्या रेंज है, इसके साउथ में है सतपुरा रेंज और इसके नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज। ये है मालवा प्लेट्यू। जो मालवा प्लेट्यू, देखो डेक्कन प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू का सबसे ज़्यादा जो लैंड है ना वो सेंट्रल हाईलैंड लेता है, इस वजह से हम उसको सेंट्रल हाईलैंड कहने लग गए हैं अपर पार्ट को, वैसे वो मालवा प्लेट्यू है। सो द नदर्न ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर covering a major area of the Malwa Plateau is known as Central Highland. The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravali in the northwest. Further, इसकी westward extension है gradually merges with the sandy and the rock deserts of Aravallis. So Aravallis में भी ये थोड़ा of राजस्थान में भी ये थोड़ा पाया जाता है। जो फ्लो होता है रिवर्स का ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल सिंध बेतवा कीन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। सो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ पे जो नदियाँ बहाई जाती हैं वो हैं चंबल सिंध बेतवा केन, ओके, और ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं। दस इंडिकेटिंग अ स्लोप, एक ढलान बनाती हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये बड़े हैं इन द वेस्ट में बड़े हैं और ईस्ट में जाते जाते छोटे हो जाते हैं। तो अगर हम इसको मैप में देखें तो देखो वेस्ट में ये बहुत बड़े हैं, ईस्ट में ये छोटे हो जाते हैं। डैमेज, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, जो सेंट्रल हाईलैंड है ये वाइडर होते हैं वेस्ट में बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेटू की, इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड या बाघेलखंड। तो सेंट्रल हाईलैंड की जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ना इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड और बाघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेटू भी जो है वो आपके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में आ जाता है, जहाँ पे दामोदर रिवर है आपकी वहाँ पे। जो डेक्कन प्लेटू है ये ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि साउथ में है रिवर नर्मदा के। अभी जो सतपुरा रेंज है फ्लैंक्स द इट्स ब्रॉड बेस, सो इसके ब्रॉड बेस को बनाती है नॉर्थ में, वाइल जो महादेव काइमोर हिल्स है और माइकल रेंज है इसके ईस्टर्न एक्सटेंशंस हैं। तो नॉर्थ में सतपुरा रेंज है और इसके साउथ में महादेव काइमोर और माइकल रेंज है, ओके। अब इन हिल्स और रेंजेस को आप लोकेट करो। जो डेक्कन प्लेटू है इज़ हायर इन द वेस्ट बट नैरोवर बट स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। तो ये जो है ये डेक्कन प्लेटू हायर है वेस्ट में बट ईस्ट में जाते जाते ये थोड़ा सा स्लोपी हो जाता है। अब जो ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाते हैं वहाँ पे भी हमें ये बहुत मिलते हैं देखने को। डेक्कन प्लेटू, मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू, नॉर्थ कच्चर हिल्स और इट इज़ सेपरेटेड बाय अ
फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। फॉल्ट होता है बीच में गैप, तो एक छोटे नागपुर प्लेट्यू का और इन मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्दर्न कल्चर हिल्स के बीच में गैप आ जाता है, जिस वजह से ये सेपरेटेड हैं। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस जो हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जैंतिया। ये यहाँ पे क्या है, प्रोमिनेंट हिल्स है। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की। जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, इनको अगर हम देखें, जो वेस्ट में है उसे हम वेस्टर्न घाट में कहेंगे और जो ईस्ट में है उसे हम ईस्टर्न घाट में कहेंगे, और दोनों ही कहाँ लोकेटेड है, डेक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट को देखें तो ये आपकी वेस्टर्न कोस्ट है और यहाँ है आपके वेस्टर्न घाट्स। सेम इज़ इन द ईस्ट, ईस्टर्न कोस्ट है और उसके एकदम आपके बीच, उसके एकदम साइड में आपके आते हैं ईस्टर्न घाट्स। अब ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स ये कंटिन्यूअस है एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस। पासेस होते हैं आपके हाईवेज़ वगैरह के थ्रू ही पास किए जाते हैं, जैसे थाल, उसके बाद भोर, पाल घाट्स, ये सब इधर आते हैं वेस्टर्न घाट में। जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये हाई होते हैं देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स तो कम होते हैं लंबाई में, बट जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं लंबाई में इन कंपैरिजन विद द ईस्टर्न घाट्स। जो इनकी एवरेज हाइट होती है वेस्टर्न घाट्स की, वो होती है 900 to 1600 मीटर्स, और अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो उनकी केवल 600 मीटर्स ही हाइट होती है। जो ईस्टर्न घाट होते हैं ये स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम महानदी वैली टू निर्गिस। तो महानदी वैली से लेके निर्गिस तक इनका जो होता है स्ट्रेच होता है इन द साउथ। अब जो ईस्टर्न घाट्स हैं डिसकंटिन्यूस, इरेगुलर होते हैं और डिसलेक्टेड होते हैं। इनमें बहुत सी नदियाँ बहती रहती हैं, डिसलेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ बहती रहती हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं कॉज ओरोग्राफिक रेन, तो उसमें ओरोग्राफिक रेन होती है by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the घाट। तो जो वेस्टर्न घाट्स है उससे जब हवाएं टकराती हैं तो वहाँ पे खूब बढ़िया बारिश करती है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको हम लोकल नेम से जानते हैं। जो हाइट होती है वेस्टर्न घाट्स की ये बढ़ती जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में कम है। अब जो हाईएस्ट पीक है उसमें, वो हाईएस्ट पीक जो है वो है यहाँ पे अनाई माउदी। तो अनाई माउदी यहाँ पे एक हाईएस्ट पीक है। और अगर हम बात, हाँ, अनाई माउदी और दोदाबेत दोनों हाईएस्ट है। महेंद्रगिरी ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। शेवरा हिल्स, जावेदी हिल्स ये कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स के। ठीक है, अब हम अगर उदगमंडलम को देखें, इसको हम कहते हैं ऊटी या कायकोडलम, तो इसको आप लोकेट करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पे है ये। ठीक है, आपको इन घाट्स में ही मिलेगा। अब ये जो डिस्टिंक्ट फीचर है इनका, एक वो ये है पेनिनसुला का कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल एरिया मिलता है एज अ डेक्कन ट्रैप। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक खूब इरप्शंस हुए थे, तो इस वजह से यहाँ पे जो सॉइल है वो ब्लैक हो गए। तो वोल्केनिक ओरिजिन है ये। यहाँ की जो रॉक है ये इग्नियस है, मतलब काली है थोड़ी। एक्चुअली ये जो होते हैं ये रॉक्स होती हैं हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम, डिन्यूडेड घिस गई है एंड इन्होंने ब्लैक सॉइल बना दी है। तो रॉक्स घिस घिस के सॉइल बना दी है। जो अरावली हिल्स है ये कहाँ पे है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे है पेनिनसुलर प्लेटू के। तो वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे आपके अरावली हिल्स आते हैं। ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं, घिस गई हैं, इनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। और दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, तो गुजरात से दिल्ली तक इनका एक्सटेंड होता है अरावली हिल्स का, इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखते हैं हम इंडिया और इंडियन डेजर्ट तो हम देख चुके हैं। अब हमारा बचा है कोस्टल प्लेन। अब देखते हैं हम जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इस फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी इन द वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो जो प्लेन्स होते हैं ये
आपके सी और घाट के बीच में आता है। अब जैसे अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, तो ये आपका जो अरेबियन सी है और जो वेस्टर्न घाट है इसके बीच में ये आता है। ये एक नैरो प्लेन है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। सो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो उसमें 3 सेक्शंस हैं, कोंकण, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल स्ट्रेच है कन्नड़ और एकदम सदर्न मोस्ट स्ट्रेच है मालाबार कोस्ट। सो कोंकण कोस्ट हो गया मुंबई टू गोवा वाला, उसके बाद कन्नड़ कोस्ट वो कर्नाटक वाला रीजन हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया वो वाला केरल वाला रीजन। सो जब प्लेन्स अगर अब हम बे ऑफ बंगाल में बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न कोस्ट्स है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में पड़ते हैं और ये वाइड होते हैं और लेवल्ड होते हैं। अगर हम इनके नदन पार्ट की बात करें तो नदन पार्ट में इनको नॉर्दर्न किरकार बोला जाता है, वेल साउदर्न पार्ट में इनको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। अब ये यहाँ पे क्या है, लार्ज रिवर्स बहती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सो अपना डेल्टा यहाँ पे बनाती हैं ये नदियाँ और यहाँ से ये बहती चली जाती है। लेक चिलेका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। तो अगर मैं देखती हूँ मैप में लेक चिलेका लोकेट होगा तो ऐसे है नहीं उस मैप में ना। हम देखते हैं आइलैंड्स को। सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड, बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ये आइलैंड कौन से हैं, देखो लक्षद्वीप आइलैंड है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे आपका, ये आपका वेस्ट में आता है और नियर द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अब ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये क्या है, स्मॉल कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स क्या होता है, देखो कोरल पॉल्प्स होते हैं, ये शॉर्ट लाइव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलोनीज़ में रहते हैं और जब ये मर जाते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो ये कहती हैं को लक्षद्वीप कोस्ट, लक्षद्वीप आइलैंड को बनाती हैं। तो ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स है। अर्लियर ये लोकाडीव, मिनिकॉय, एमेंडीव नाम से जाने जाते थे। तो 3 नाम हैं इनके, लोकाडीव, मिनिकॉय, एमेंडीव नाम से जाने जाते थे। 1973 में इन सबको एक नाम दिया लक्षद्वीप। अगर हम देखें तो ये कवर करता है स्मॉल एरिया को ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स और इनकी जो कैपिटल है वो है कावरत्ती आइलैंड। और कावरत्ती क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है एट लक्षद्वीप, तो वही इनकी कैपिटल है। अब ये जो आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप है, ये बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी यहाँ पे फ्लोरा फौना की। और यहाँ का एक आइलैंड है पिट्टी आइलैंड जो अनइनहेबिटेड है, जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में। अगर जाएँ तो बे ऑफ बंगाल में आता है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड टू नॉर्थ टू साउथ, है ना। सो पूरा कोरोमंडल और नदन किरकार को घेरे हुए हैं। तो सो ये बिगर है साइज़ में और मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, ज़्यादा भी हैं। अब जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, अंडमान और जो कि नॉर्थ में है और साउथ में निकोबार। ये माना जाता है कि जो आइलैंड्स थे ये एलिवेटेड पोर्शन था सबमरीन माउंटेन्स का, ठीक है। तो जो माउंटेन्स बह गए उनका ये एलिवेटेड यानी टॉप का पोर्शन है। ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इनमें इनकी ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री के लिए। यहाँ पे खूब ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा फौना की। और ये जो आइलैंड हैं ये लाई करते हैं पास में इक्वेटर के एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर्स। अब इंडिया क्या है, इंडिया only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar Island of Ireland, ठीक है। सो इंडियाज़ मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो इंडिया का जो एक मोस्ट वॉल्केनिक आइलैंड, जो यहाँ का वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है यहाँ पे जिसको बैरन आइलैंड बोलते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड का ही वो हिस्सा है, अनइनहेबिटेड है, कोई नहीं रहता वहाँ पे। सो अब हम देख सकते हैं, हमने अभी इतना पढ़ा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सारे हमें नेचुरल चीज़ें मिली हैं, तो हमारी कंट्री में जो माउंटेन्स हैं वो मेजर सोर्स है वाटर फॉरेस्ट वेल्थ का। नदन प्लेन है ग्रीनरीज, जहाँ पे खूब हमारे को
गेहूँ खूब यहाँ पे प्लांटेशन होती है, वीट्स मिलता है, सब मिलता है। और ये प्रोवाइड करते हैं बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। यहाँ पे पहले बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी। जो प्लेटू है ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और जो कोस्टल रीजन्स हैं या जो आइलैंड्स हैं ये हमारे फिशिंग साइट्स या पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हैं। तो इंडिया की जो फिज़िकल वेरिएशंस है, फिज़िकल फीचर्स में इतनी डाइवर्सिटी है, ये इसके लिए एक अच्छा फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम इसे यूज़ करें अच्छे से फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक वीडियो में पूरा चैप्टर करवाने की मेरी कोशिश थी। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें लाइक सब्सक्राइब करके और मोटिवेट करते हैं, हम और अच्छी वीडियोज़ आपकी बनाने के लिए सोचते हैं। थैंक यू।